सभी लोग जोर से बोलिए ओम शांति, ताकि सब लोग सेटल हो जाएं। ओम शांति। एक बार जोर से ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। काफी देर से मैं देख रहा हूं सब लोग बैठे हुए हैं, और मेरा ऐसा निजी अनुभव कहता है, शायद आपका भी ऐसा ही अनुभव होगा, कि चलिए आपसे सवाल पूछ लेता हूं मैं। अब ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करूंगा मैं स्ट्रेट अवे मुद्दे पे आऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को 2 घंटे कहा था, लेकिन मेरे पास अभी 1 ही घंटा है, तो 1 घंटे में हमने सारी बात को कंक्लूड करना है। तो मैं ज्यादा विशेष प्रोटोकॉल में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। एक विशेष सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं कि सुनना आसान है या सुनाना आसान है? प्लीज बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहिए, ऐसे नहीं मुझे खुश करने के लिए नहीं। तो घर में बीवी की बात सुनते हैं आप, ऑफिस में अपने जूनियर और कलीग की बात सुनते हैं आप, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑनेस्टी से जवाब दीजिए कि सुनना आसान है या सुनाना आसान है। देखो अभी चेंज हो गया 2 मिनट में, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। वेल, देखो मेरा ऐसा है कि मुझे ना ऐसे जैसे मतलब ढीले ढाले जो चेहरे हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप सबके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट हो। अब ये मुस्कुराहट कैसे आएगी, उसकी 2 विधियां बताऊंगा मैं जैसे यहां आया, तो जैसे मैं दीपक भाई को सुन रहा था, जैसे वो गा रहे थे, तो दिमाग में एक चीज क्लिक हुई कि किसी व्यक्ति ने किसी अंधे से पूछा, क्या नेत्रहीन होने से, अंधा होने से भी बदतर जीवन में कुछ हो सकता है? परिस्थितियों की बात चल रही है ना, कि नेत्रहीन होने से भी जीवन में बदतर कुछ हो सकता है? उस नेत्रहीन ने कहा, हां इससे भी बदतर हो सकता है। बोले कैसे और कहां? उसने कहा 2 आंखें होते हुए भी दिखाई ना देना, यह उससे भी बदतर है। 2 आंखें होते हुए भी ना देखना, ना देख पाना, ना दिखाई देना, इससे बदतर। अब उस इंसान के जीवन में जो परिस्थिति है, मैं नहीं समझता हूं यहां कोई भी बैठा उसके जीवन में उस लेवल की कोई परिस्थिति होगी। से यस नो, हां या ना? नहीं है ना? तो फिर मुझे दीपक भाई को क्लास करानी चाहिए थी या आप लोगों को? वेयर इज द डिफरेंस? अंतर कहां है? कुछ बेसिक सी गलतियां हैं जो हम जीवन सब लोग जो हैं करते हैं, और उन गलतियों की बदौलत ही हमारा जीवन जो है हम मुश्किल बना लेते हैं। दुनिया में ऐसा शायद कोई प्राणी होगा, इंक्लूडिंग श्री राम श्री कृष्ण, जिसके जीवन में कोई भी परिस्थिति नहीं होगी। आपकी नजर में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं है? हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति जरूर है, और होनी भी चाहिए। क्यों? एक छोटा सा सवाल, सभी लोग जवाब देंगे। पीछे बैठे लोग, मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, क्योंकि पीछे बैठने वाले हमारे जैसे ही हो सकते हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूं, जनरलाइज मत कीजिएगा, कि जिसका पढ़ाई में सबसे ज्यादा कम ध्यान लगता है वो कहां पर बैठता है? देखो आगे वाले कह रहे हैं सही है। तो पीछे वालों पर विशेष मेरा ध्यान रहेगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम सुनाएंगे नहीं, कुछ आपसे भी सुनेंगे, और हम एक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कहीं गलत चला जाऊं तो आप लोग अपना विरोध जता सकते, क्योंकि यहां बहुत सारे लोग हैं जो मेरी उम्र से डबल उम्र के होंगे, तो निश्चित रूप में आपके पास मेरे से अनुभव अधिक मात्रा में होगा। तो आपके पास अगर अनुभव है तो हो सकता कि आपका अनुभव कहीं पर मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, तो आप मेरी हर बात में हाँ करने की जरूरत नहीं है। आपको लगे कि मैं कहीं गड़बड़ जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं, तो आप मुझे लाइन पर लाने की कोशिश कर सकते हैं, बनिस्बत कि आप यहां खामोशी से बैठे रहें। क्योंकि क्या होता, कई बार सुनते सुनते ना आदमी सुन्न हो जाता है, फिर सुनाने वाले को कुछ समझ में नहीं आता है। एक बार हम एक क्लास में थे, एक एचआर ने पूछा कि कोतवाल जी, हाउ यू मेक श्योर दैट पीपल आर लिसनिंग यू? आपको कैसे पता चल जाता है कि लोग जो है हमारी बात सुनते हैं? तो हमने कहा कि हमारे पास ना एक लिसनिंग टेस्ट है जो हम बीच बीच में करते रहते हैं, आपके साथ भी करेंगे, ताकि ये मेक श्योर हो कि आप हमें सुन रहे हैं या फिर प्रोटोकॉल में यहां बैठे हैं। मन की बड़ी अच्छी फितरत है, ये शरीर से आपको कुर्सी भी बिठाएगा, खुद घूमने निकल जाएगा, हाँ या ना? ऐसा आज मत करना, ठीक है?
तो मैं थोड़ा सा, मेरा कैसा है ना कि मुझे ना वो कॉन्स्टिपेशन वाला फेस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी मुस्कुराहट के साथ आप सब लोग बैठे रहे। तो मुस्कुराने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सभी लोग अपने दोनों हाथ आगे कीजिए, कर लिए, ऐसे दोनों हाथ आगे कर लीजिए। अब आपकी जो ये वाली फिंगर है इसको सेपरेट कर लीजिए दोनों हाथों की, और 3 को इंटैक्ट रखिए सभी लोग, ठीक है। अब इन तीनों फिंगर्स को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, कर लिया, और ये वाली फिंगर जो है स्ट्रेट रखनी है आपने। सर आपकी जो है वो छोटी वाली आगे होगी, अब वो फ्रंट वाली कर लीजिए आप, ये वाली आपकी, यस दिस वन, यस, ठीक है। अब आप सब लोग जो है मेरी तरह ही करना, ऐसे अपने यहां पर रखिए और थोड़ा सा धक्का दीजिए ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे करते रहना जब तक मैं कहूं। करिए करिए प्लीज, सभी लोग करिए, ऐसे करिए, ऊपर करिए। और अब अपने दाएं और बाएं ऐसे ही देखिए, दाएं देखिए, पहले दाएं देखिए ना, दाएं वाले व्यक्ति के चेहरे को देखिए, दाएं वाले व्यक्ति के चेहरे को देखिए आप, कैसा लग रहा है, मुस्कुराता हुआ ना। तो आप चाहते हैं मैं पूरे सेशन में आपको ऐसे ही रखूं, तो फिर मुस्कुराइए, ठीक है। वेल, एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूं, सभी अनुभवी हैं। मान लीजिए मैं एक बैट्समैन हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिए, फंस जाएंगे, क्योंकि मेरे एक सवाल के पीछे एक दूसरा सवाल भी है। तो पहला सवाल अगर आप ईमानदारी से जवाब नहीं देंगे तो दूसरे सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने प्रोजेक्ट नहीं करना है कि हमको बहुत कुछ ज्ञान है, हमको ये भी प्रोजेक्ट नहीं करना कि हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, हमने ये भी प्रोजेक्ट के प्रोटोकॉल में यहाँ आए हैं। रियलिटी यही है कि हर आदमी के जीवन में समस्या है। ओके, तो मान लीजिए मैं क्रिकेटर हूं, मैं बैट लेकर के सामने पिच पे खड़ा हूं, और आप सब लोग जो हैं पाकिस्तान के बॉलर हैं, ठीक है जी। आप क्या हैं? पाकिस्तान के शोएब अख्तर हैं। ध्यान से सुनिएगा और उत्तर दीजिएगा। मान लीजिए आपने अपनी पूरी कला का उपयोग करते हुए पहली बॉल फेंकी, किस पे? मुझ पे फेंकी। और मान लीजिए कि अगर मैं आउट नहीं होता तो क्या आप गिव अप कर देंगे या दूसरी बॉल छोड़ेंगे? जोर से बताइए, आप छोड़ देंगे मुझे या दूसरी बॉल छोड़ेंगे? दूसरी बॉल छोड़ेंगे। अब जो दूसरी वाली बॉल है, ये पहली वाली से अच्छी छोड़ेंगे या बदतर छोड़ेंगे? और अच्छी वाली। और ये सोचते हुए कि इस बॉल पे तो कोतवाल जी को निपटाना ही निपटाना है। मान लीजिए मैं नहीं निपटा, तो तीसरी बॉल पे गिव अप कर देंगे या तीसरी भी छोड़ेंगे? तीसरी भी छोड़ेंगे। मान लीजिए मैं तीसरी बॉल पे भी आउट नहीं होता हूं, तो आप क्या करेंगे? चौथी बॉल छोड़ेंगे। अच्छा, ये काम आप कब तक करेंगे? जब तक, तो जिंदगी भी आपके साथ ऐसा ही करेगी, तब तक बॉल छोड़ेगी जब तक आप पिच से आउट। तो फिर जो हमारे साथ हो रहा है बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि आप मुझे आउट करने के चक्कर में हो, तो परिस्थितियां आपको आउट करने के चक्कर में। बोलिए हाँ या ना। लेकिन एक बात बताता हूं, बुराना नहीं है, अगर तैयारी सचिन जैसी हो ना, तो फिर कोई भी बॉलर आ जाए, फर्क पड़ता है? तैयारी अगर सचिन जैसी हो तो फिर कोई भी बॉलर आ जाए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। हमारी मुश्किलें बड़ी नहीं हैं, हमारी तैयारी बहुत छोटी है। मुश्किलें बड़ी नहीं हैं, मुश्किलें बड़ी हैं उस व्यक्ति की जिसके 2 नेत्र नहीं हैं। हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो हमसे बड़ी है, लेकिन हमारी जो तैयारी है ना, वो बहुत छोटी है। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं। मेरे को 25 साल हो गए काउंसलिंग में। मैंने इस जहान के रोडपति, करोड़पति, हर पत्नी का पति, हर प्रकार के व्यक्ति देखे। हर इंसान के जीवन में समस्या है। अगर नहीं है तो उस व्यक्ति के पास आर्ट है समस्या क्रिएट करने का। देखो मुस्कुरा रहे हैं, यही तो हम करते हैं जनरली, कि अगर कोई समस्या नहीं है तो हमारे पास वो कला है कि हम कैसे भी करके जो है समस्या क्रिएट कर सकते हैं। और हम ये सब जीवन भर में अनुभव कर चुके हैं कि हमारे जीवन में सारी जो समस्याएं हैं उसमें से 95% हमारी क्रिएटेड है, 5% जो थी वो नेचुरल एग्जिस्टेंस था। अगर मेरी बात से आप एग्री करते तो हाँ कहिए, नहीं तो ना कहिए। बिल्कुल सही है। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम का कैसा है कि हर आदमी, हर व्यक्ति, हर प्राणी के जीवन में प्रॉब्लम है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक साधु जा रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान दीजिएगा। एक साधु जा रहे थे
ऊपर से एक कौवा निकला। कौन निकला जी? कौवा। कौन निकला? पीछे वाले जोर से बताइए, कौन निकला? कौवा। कौवा कैसा होता है? अच्छा, ये पहली बार मुझे पता चला। तो कौवा ऊपर से जैसे निकला तो साधु के गाल के ऊपर एक पानी की बूंद टपकी। तो साधु ने देखा ऊपर तो एक कौवा था। उसने कौवे से पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है? उसने कहा हाँ, मेरा जीवन ही अपने आप में एक समस्या है। बोले क्या समस्या है तुम्हें? उसने कहा देखो, ईश्वर ने सबसे पहले तो काला रंग दे दिया, किसी को दिखाने के लायक ही नहीं। किसी की छत पे बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, लोग पत्थर मार के भगा देते हैं। श्राद्ध के दिनों में मेरी याद आती है, बाकी मुझे इस दुनिया में कोई याद नहीं करता। यह भी कोई जीवन है? इसमें जीने जैसा कुछ रखा ही नहीं है। तो साधु ने कौवे से पूछा कि अगर तू जीवन में कुछ बनना चाहेगा तो कौन सा प्राणी बनना चाहेगा? उसने कहा मेरे हिसाब से हंस जो है वो सबसे सुंदर प्राणी है। कौन? हंस जो है वो सुंदर प्राणी है। तो गुरुवर, अगर आपके अंदर ऐसी शक्ति है तो आप मुझे हंस बना दीजिए। गुरु ने कहा कर दिया, लेकिन एक बार हंस से मिलके तो आ। क्या कहा? कि एक बार हंस से मिलके तो आ। वो चला गया दौड़ता दौड़ता। उसने हंस को कहा कि हंस वाह, क्या कलर है तेरा, सफेद, दुनिया सफेद रंग को पसंद करती है। तू तो जिंदगी में बहुत मस्त रहता होगा, लोग तेरे साथ फोटो खींचना पसंद करते हैं, तो तू कितना खुश रहता होगा जीवन में। तेरे को कौन बोला रे? बोल तेरे को कौन बोला रे कि मैं खुश रहता हूं? बोला तुझे भी कोई प्रॉब्लम है, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। व्हाइट कलर है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है। कहीं अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, गंदे पानी में नहा नहीं सकते। चलो जैसे तैसे करके पानी में अपने आप को एडजस्ट करो, लोग आके फोटो खींचने लग जाते हैं। अपनी तो पर्सनल लाइफ है ही नहीं। तो बोला तुझे भी समस्या है जीवन से? बोला हाँ, मुझे भी जीवन से समस्या है। तो ये दौड़ता दौड़ता आया, गुरुदेव फिर गड़बड़ है, मैं हंस भी बनना नहीं चाहूंगा। तो बोले फिर क्या बनना चाहेगा? तो बोला मैं मिट्ठू बनना चाहूंगा, तोता बनना चाहूंगा। तो उसने कहा बना दिया, तेरी ये भी मनोकामना पूरी कर ली, पर एक बार मिलके तो आ। किससे? हाँ, तोते से मिलके तो आ। वो गया और उसने तोते को कहा कि वाह, लाल लाल तेरी चोंच है, हरा तेरा रंग है, हर आदमी तुझे मिट्टू मिट्टू कह करके पुकारता है, बादाम भी खिलाते हैं, तो तू तो बड़ा मस्त रहता होगा, तू तो जिंदगी में बड़ा खुश रहता होगा, लोग तुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, घर में पालते हैं, तू बहुत सुखी होगा। कौन बोला रे तेरे को? बोला क्या तुझे भी प्रॉब्लम है? बोला हाँ प्रॉब्लम है। ये भी कोई जिंदगी है? सारी जिंदगी पिंजरे में रहो और लोगों के इशारे पर नाचते रहो, तो ये भी कोई जिंदगी है क्या? तो बोला तुझे भी समस्या? बोला है। फिर ये दौड़ता दौड़ता साधु के पास गया और उसने साधु से कहा कि नहीं, मुझे तो मिट्ठू भी नहीं बनना है। तो बोला फिर क्या बनना है? बोला मेरे को मयूर बना दो आप। बोला बना दिया, लेकिन ये आखिरी ऑप्शन है, अब एक बार जाके तू मयूर से भी पूछ के आ और फिर बता मुझे कि तू वो बनना चाहता है कि नहीं। तो मयूर के पास गया, उसने कहा वाह, तुझसे बढ़िया तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता, नेशनल बर्ड है हमारा, हर आदमी तुझे पसंद करता है, तू नाचे तो घटा बरसे, है ना, तू पंख बखेरे तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, तो तेरी जिंदगी तो मैं समझता हूं सबसे बेहतर होगी। तेरे को कौन बोला रे? बोला तुझे भी समस्या है क्या? बोला बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या? बोले 2 मिनट रुको, एकदम मन शांत करके सुनो। तो टक 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 करके आवाज आने लगी। मोर ने उसको पूछा सुनाई दे रही है? बोला हाँ। बोला कौन है? बोला शिकारी। कौन? शिकारी। बोला 2 दिन पहले मेरी मां का इन लोगों ने शिकार किया, उसके बदन से एक एक पंख नोचा गया और लोगों को मार्केट में बेचा गया, लोग अपनी किताबों में रखते हैं। यह भी कोई जिंदगी है कि अगले पल की कोई गारंटी नहीं है। तो तोता बोला फिर किसकी जिंदगी सुखी है? मोर बोला तेरी रे भाई, तेरी जिंदगी। बोला कैसे? बोला तूने मटन बिरयानी सुनी है? बोला हाँ। तूने चिकन बिरयानी सुनी है? बोला हाँ। तूने वेज बिरयानी सुनी है? बोला हाँ। तूने कौवा बिरयानी सुनी कभी? बोला ना। तो तेरे को मरने ना मारने का कोई खतरा है तो तू जिंदगी में सबसे मस्त रहता है, तेरी जिंदगी सबसे अच्छी है। अच्छा, यहां
कौन कौन है जो ये सोचते हैं कि मेरी भी कौवे जैसी ही हालत? विद ड्यू रिगार्ड्स, डोंट टेक इट अदरवाइज, हम सब की कुल मिलाकर के यही हालत है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, परंतु समस्याएं तो सभी के जीवन में हैं, लेकिन समस्याओं से निपटने की अगर हमारे पास वो कला आ जाए, वो आर्ट आ जाए, तो हम रिफॉर्म हो सकते हैं। बस उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें जो हमारे में समस्या का रूप धारण करके आती हैं और हमारे जीवन को दुखद बनाती हैं। अगर हमारे पास वो कला आ जाए तो हम उस समस्या से बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। रोटी बेलना कितना कठिन कार्य है, हाँ या ना? तो देखो बहनें मुस्कुरा रही है, भाई समझते सच में अभ्यास है, तैयारी है, हर चीज की जानकारी है, इसलिए उनको वो काम कठिन नहीं लगता। इसी तरह अगर हम जीवन में तैयारी अगर कर ले, तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में परिस्थितियां क्रिएट करती हैं। जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया 95% जो है वो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, 10% का नेचुरल एग्जिस्टेंस है, हाँ या ना? पीछे वाले हाँ या ना? अच्छा, तो सबसे पहला कारण जो है हमारे जीवन में समस्याओं का, तो कहावत है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा नहीं, एक्सपेक्टेशंस। रुपया तो सबके पास है, हाँ या ना? और जिसके पास जितने रुपये हैं उसके पास उतनी ज्यादा समस्या है, ठीक है? अगर कोई समस्या नहीं तो इनकम टैक्स का तो डर लगता होगा। तो पैसे कमाने की जितनी समस्या है उससे ज्यादा उसको छिपाने की समस्या है, हाँ या ना? तो जो हाँ कह रहे अनुभवी होंगे सही है। ऐसा नहीं है इनकम टैक्स, अभी घर में भी हमारी बहनें भी कई बार छिपा के रख लेती हैं, है ना? और कोरोना में हमको पता चला हाँ या ना? बहनें नहीं कहेंगी, भाई लोग कहेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया। तो सबसे पहली चीज जो हमारे जीवन में समस्याओं का निर्माण करती है वो है हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस। अब आप यहां अगर देखेंगे तो एक इंसान जो है कई सारे रोल्स के अंदर है। वो पिता का रोल प्ले कर रहा है, वो बेटे का रोल प्ले कर रहा है, वो भाई का रोल प्ले कर रहा है, वो एक बॉस का रोल प्ले कर रहा है, एक नेबर का रोल प्ले कर रहा है, एक बहू का, एक बेटी का, एक बहन का, एक मां का, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट की हेड का। इतने रोल जब वो प्ले करता है, लेकिन उसके पास जब वो क्षमता नहीं है, क्यों? क्योंकि रियलिटी कुछ और है और हर आदमी की उससे एक्सपेक्टेशन, हाँ या ना? आपकी पत्नी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या चल रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये जरूर होगी कि ये संडे को हम शॉपिंग पे जाएंगे जरूर, हाँ या ना? आप कितना भी कहो कि मेरे पास संडे का पूरा शेड्यूल ऑलरेडी बिजी है, लेकिन वो ये बात को मानने के लिए तैयार है? देखो अनुभवी लोग हैं, बोले नहीं, क्योंकि ये सबके साथ ऐसा ही होता है, सभी के साथ जीवन में ऐसा ही होता है। और ये सारी एक्सपेक्टेशन होनी नेचुरल है, लेकिन रिसोर्सेज जब हमारे पास अगर वो अनफ नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशन और जो रियलिटी है वो कोलाइड करती है, टकराती है, और टकराने से समस्याओं का निर्माण होता है। मुझे दीवार फिल्म का एक डायलॉग याद है जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाया था कि कोतवाल जी, हम दोनों ने अपना जो प्रोफेशनल कैरियर है वो साथ में स्टार्ट किया था। आज मेरे पास गाड़ी है, आज मेरे पास बंगला है, आज मेरे पास सब कुछ है, आपके पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास रात को बढ़िया आने वाली नींद, जो तुम्हारे पास नहीं है। क्यों? घर ईएमआई पर, गाड़ी ईएमआई पर, उसके बाद जो है और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ईएमआई पर। केवल एक पत्नी है, वो भी हो सकता है शादी ईएमआई पर करते हैं आजकल लोग, ठीक है? तो जब इतनी सारी चीजें अगर ईएमआई पर चल रही है तो आपको रात को नींद आती है? उसने कहा केवल वो ही नहीं आती है, बाकी सब कुछ घर में आ गया है। तो ये क्रिएटेड समस्या है या नेचुरल है? हमने खुद क्रिएट की ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे जीवन में मेरे दुखों का कारण केवल और केवल, लेकिन आप घर जाके कभी ये नहीं कहेंगे, वहां ये कहेंगे तुमने मेरी जिंदगी खराब कर ली, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर ली, सबने मेरी जिंदगी मिलकर के खराब कर ली है। कभी भी हम अपने दुखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एक्सपेक्टेशन मत करिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ साथ में रियलिटी को भी मॉनिटर कीजिए आप, कि मैं जिस व्यक्ति से जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्या वो उतना करने के सक्षम है या नहीं है, ठीक है? तो वो जब आप चीज चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं गलत आदमी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं या राइट आदमी से एक्सपेक्ट
कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपने देखा कि इतने सारे रोल एक आदमी को निभाने हैं। एक आदमी को कितने सारे रोल निभाने हैं? इतने, मिनिमम। और इतने रोल्स निभाने के लिए आपके पास शक्ति भी उतनी होनी चाहिए, है नहीं है? इसलिए कई बार ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी झंडू बाम जैसी हो गई है। वो झंडू बाम की एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, आपको मालूम क्या था? एक बाम 50 काम। तो अपनी भी जिंदगी जब ऐसी हो जाती कि एक बाम और 50 काम, तो जिंदगी कैसी लगती है फिर? वैसी लगती है ना। लेकिन ये सारे के सारे रोल अगर आप मान लो आपकी लाइफ से एलिमिनेट कर ले, ये जॉब है, बॉस है जो दुख दे रहा है, परेशान करता है, चलिए जॉब छोड़ दीजिए, समस्या खत्म। फिर उसके बाद आपको लगता कि पड़ोसी ठीक नहीं है, सोसाइटी बदल लो, परेशानी खत्म। फिर उसके बाद आपको लगता कि मेरी बीवी जो है वो भी मेरे जीवन में समस्या का कारण है। यहां आने से पहले एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने अपनी मुझे जीवन की कहानी सुनाई कि मैं सबसे ज्यादा दुखी आज की डेट में अपनी पत्नी से हूं। देखो हंस रहे हैं तो अपने मतलब मन का दुख बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहनें लोग बोलते होंगे घर में आओ फिर बताते हैं। तो ठीक है, चलो पत्नी भी जीवन से चली गई। अच्छा, बच्चे भी अगर दुख का कारण है, बच्चे भी चले गए, अब आप अकेले बच गए। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, बाबा बन जाओ। तो क्या बाबा बन के भी जीवन में सुखी रह सकते हैं? क्योंकि जेलों में कई सारे बाबा ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं और कई बाकी है, लाइन अप हो रहे हैं। इसका मतलब आप किसी भी रोल में रहेंगे, समस्या तो आपके साथ रहनी रहनी। अगर आपके पास आर्ट नहीं है उसको हैंडल करने का, उसको टैकल करने का, तो आप जीवन में जरूर दुखी रहने ही वाले हैं। लेकिन इतनी सारी चीजों को साथ में लेके चलना, यह आर्ट है, हाँ या ना? ये सामने किसकी तस्वीर देख रहे हैं आप? शंकर महादेव। शंकर महादेव के अंदर वो कला थी। कौन सी कला? ये सारे जितने भी रोल है ना, उनको दी बेस्ट प्ले करने का आर्ट। अगर आप यहां ऊपर में देखें तो सबसे ऊपर उनके सिर पे आप देखेंगे गंगा, गंगा का वास, जो शीतल, जो मतलब पानी की जो गंगा है वो उनके सिर से बहते हुए आप देखे होंगे। अगर आप यहां से थोड़े नीचे आ जाएं तो तीसरी आंख, उसको क्या कहते हैं हम? ज्वाला। जल और ज्वाला दोनों को साथ में रखना आता है। हमारा काम क्या है? हम हैं जल, हमने घर में लाई ज्वाला। हमने घर में लाई ज्वाला, लेकिन आर्ट हमारे पास है नहीं कि उस ज्वाला को संभाले कैसे। इसलिए हमको लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है। थोड़ा नीचे उतरते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहां सिर पे चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है अमृत का प्रतीक होती है। और अगर यहां से थोड़ा नीचे उतरे तो कंठ में जहर, अमृत और जहर दोनों को साथ में लेके चलने की कला, हाँ या ना? है या नहीं? अब देखो, शरीर पे मलते हैं बभूत। बभूत किस लिए मली जाती है? भूतों से बचने के लिए। और संग लेके चलते हैं भूत। शरीर पे मली है बभूत और साथ में लेके चलते हैं भूत। आपसे हो सकता है क्या? मुझे माफ करिएगा, 2 दिन से गला खराब है, इसलिए बीच बीच में पानी पीना पड़ रहा है, उसके लिए माफ करिएगा। तो भूत और बभूत दोनों को साथ में लेके चलना आता है। गले में है सांप। अच्छा, आपकी लाइफ में भी सांप जैसे लोग होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन आर्ट नहीं है, उनके साथ चलना कैसे? तो आर्ट देखो, गले में लेके चलते हैं सांप, और इनके बेटा है एक गणेश। उनके वाहन का नाम क्या है? चूहा। सांप और चूहे को कभी आपने साथ में देखा है? इनको आर्ट आता है कि दोनों को साथ में लेकर कैसे चलना है। सही है। इनकी अर्धांगिनी का नाम क्या है? पार्वती। पार्वती का वाहन क्या बताते हैं? मयूर, है ना? मयूर और सांप की दोस्ती होती है कभी? लेकिन दोनों को साथ में लेके चलते हैं, तो आर्ट हुआ कि नहीं? इसका मतलब हमने शंकर जी को आधा फॉलो कर लिया। क्या कर लिया? एक जो है हमने ज्वाला रूपी पत्नी घर में ले आए, ठीक है। फिर उसके बाद सांप जैसा हमारा बॉस हो सकता है या हमारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। तो ये सारे लोग तो जीवन में ले आए, लेकिन वो आर्ट नहीं सीखा कि इन सब लोगों को, इतने टॉक्सिक लोगों को हैंडल कैसे करना है। तो फिर लाइफ होगी ना वो वाली, कौन सी वाली? झंडू बाम जैसी। बिल्कुल सही कहा, हाँ या ना? पीछे बैठे हुए फिर से यही करवाऊं क्या? तो आप पीछे से मुझे उत्तर देते रहेंगे तो मुझे भी एक्साइटमेंट आएगी और मुझे ये लगेगा कि पीछे तक लोग मेरी बात को
सुन रहे हैं। दूसरा जो कारण है हमारे जीवन में, जिसने हमारे जीवन को कठिन बना के रखा है, वह है हमारा व्यवहार। व्यवहार, तो व्यवहार हमारा अच्छा न होने के कारण अनवांटेड समस्याएं हम क्रिएट कर लेते हैं। एक बहुत बड़े सुंदर लेखक हैं जतिंद्र अडिया, गुजराती हैं, ही वाज अ एमडी डॉक्टर टर्न्ड अ मोटिवेशनल स्पीकर। उन्होंने एक किताब लिखी, प्रेरणा का झरना, प्रेरणानु झरनों, पर उसको ट्रांसलेट किया गया डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो वो बहुत ही बढ़िया किताब है। उस किताब में जतिंद्र अडिया एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है उसका अपना निजी व्यवहार, और उससे भी बड़ा दुख का कारण कि आपको अपने व्यवहार की रियलाइजेशन ही नहीं है। कभी कभी आप लोगों को लगता है कि मैं पागल हूं, विद ड्यू रिगार्ड, कभी कभी लगता है कि मैं सच में मैं पागल हूं। किस किस को लगता भाई दबे? किसी को नहीं लगता ना। तो सुनो, एक बार क्या हुआ, मैं एक पेशेंट को लेके गया साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास। उसको साइकियाट्री प्रॉब्लम थी। तो जैसे डॉक्टर के पास लेके गया तो ये पेशेंट डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब मैं पागल हूं क्या? उन्होंने कहा ना ना, तुम बिल्कुल पागल नहीं हो। बोला ये मेरे घर वाले सारे मुझे पागल कहते हैं। बोला नहीं नहीं, ये पागल हैं सारे के सारे। अच्छा, उसके बाद जब वो पेशेंट वहां से मतलब चला गया तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर सतीश आपने ये कैसे कह दिया कि वो पागल नहीं है? बोले पागल की पहली सिम्टम होती है वो खुद को कभी पागल नहीं समझता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमको कभी नहीं लगता है कि मेरा व्यवहार बहुत फिल्थी है। हमें लगता है कि मैं बड़ा शालीन हूं व्यवहार करने में, मेरे को केवल अन्य लोग ही दुख देते हैं। क्या आप में से कोई व्यक्ति है जिन्होंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मेरे जीवन में मेरी समस्याओं का कारण केवल और केवल मैं हूं? नन ऑफ यू। बहुत मुश्किल है ये। देखो भाई साहब जो है ना वो हाथ उठा रहे हैं और कल की क्लास में मुझे कहते थे मुझे गुस्सा आता, फिर जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, गुस्सा किस बात का है? सी कितना मिसकॉन्सेप्शन है ना। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या है, क्योंकि कभी हमने इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं, आउटरोस्पेक्शन करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। यू नो व्हाट? गालिब के एक शेर याद आता है, गालिब ताउम्र तू ये गफलत करता रहा, गालिब ताउम्र तू ये गफलत करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अच्छा, तालियों पे जीएसटी लगता है क्या आपके यहां संभाजी नगर में? ये भी बड़ी कंजूसी वाली है। ठीक है, तो तालियां इससे बजवा रहा हूं ताकि आप थोड़े से जागृत अवस्था में रहें, क्योंकि निंद्रा लोक में चले गए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने व्यवहार को हम कैसे सुधारें? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने व्यवहार को कैसे सुधारूं? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप एक लाइट म्यूजिक बजाइएगा, लाइट म्यूजिक अगर आपके पास है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है अपनी आंखें बंद करेंगे, अभी नहीं, जब मैं कहूं तब करेंगे, और जो मैं आपको कहूं उसको आपने फॉलो करना है। बाइट बाय बाइट मेरी इंस्ट्रक्शन को विद इमोशंस आपने फॉलो करना है, विद इमोशंस। आपने क्या करना है, अपने आप को उस सीन में फील करना है कि मैं इस सीन के बीच में हूं, तभी आप अपने बिहेवियर को जो है चेंज कर पाएंगे प्रैक्टिकली। और एमडी डॉक्टर जतिंद्र अडिया कहते हैं, मैं ये प्रैक्टिस हमेशा लोगों, बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज जो है उनकी लाइफ में हम देखते हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको डॉक्टर कहे कि मिस्टर कोतवाल you are left with only 24 hours, what would you like to do in your 24 hours? आपके पास मात्र अगर 24 घंटे हैं तो इन आखिरी के 24 घंटों में आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपनी पत्नी से, दूसरा अपने बॉस से, तीसरा अपने माता पिता से, चौथा अपने बच्चों से, और पांचवा अपने आप से। कितने लोग हो गए? इन 5 लोगों से आपने पूछना है। क्या पूछना है? कुछ भी पूछना है, लेकिन एक चीज माइंड में रखनी है कि मेरे पास कितना टाइम है? केवल मात्र और मात्र 24 घंटे हैं जिंदगी के, और इन 24 घंटों में मैंने इन 5 कैरेक्टर से अपने मन की बात करनी है। हियर वी गो, प्लीज शट योर आईज। अपनी आंखें सब लोग पीछे तक बंद करें।
ऐसा बैठा हुआ है जिसने पिताजी को कहा कि पिताजी मैं आपसे बहुत खफा हूं, आपने मुझे ढंग के स्कूल में नहीं पढ़ाया, वरना मैं आज कोई क्या इन आखिरी के क्षणों में ऐसी किसी कॉन्वर्सेशन किसी ने करी, कोई शिकायत की कॉन्वर्सेशन? नन ऑफ यू। क्या आप में से किसी ने अपने पति को या अपनी पत्नी को कहा कि तूने मेरी जिंदगी जहन्नम बना रखी है, ले मजे अब मैं जा रहा हूं? ऐसा कोई है यहां? बच्चों को कहा जीवन भर मेरी कभी नहीं सुनी, खुश रहना मैं जा रहा हूं, ऐसा किसी ने कुछ कहा? क्या चीज? हमारा व्यवहार तब तक खराब रहेगा जब तक हमें रिश्तों का एहसास नहीं, जीवन का एहसास नहीं, तब तक हमारा व्यवहार कभी भी चेंज हो सकता नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कितने लोग हैं जो ये नहीं जानते? सभी लोग जानते हैं ना। लेकिन क्या अंतिम घड़ी को स्मृति में रखते हुए लोगों से व्यवहार करते हैं? हम तो सोचते हैं सबको निपटाने के बाद निपटूंगा, सबको ठीक करने के बाद ठीक हो जाऊंगा, और वो पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन तब तक हम ठिकाने जरूर लग जाएंगे। एक कंपनी के जनरल मैनेजर मुझे कहते हैं कि हम अपने जो यूनिट हेड हैं उसने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, जीवन बिल्कुल खराब हो चुका है मेरा। तो मैंने उनको पूछा कि आप इस समस्या से बचना चाहते हैं? बोला हाँ। तो जो कहूं वो करेंगे? बोला हाँ। मैंने कहा कल से आप ये सोचना बस में बैठते ही कि मेरे जो बॉस है मेरे पिता समान हैं, और मेरे पिता समान ही नहीं हैं, बड़े आदरणीय हैं। बोला मर जाऊं उस कमीने के बारे में, ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी खराब कर डाली है। मैंने कहा और होने वाली अगर आपने ये नहीं किया। तो कहावत है ना, मरता क्या ना करता। उसने कोशिश करी और कोशिश करी, बस में बैठा, सोचा मेरा बॉस मेरे पिता समान है। वो कोतवाल ने बोला बाकी नहीं है पर मेरे पिता समान है। ऑफिस में गया, बॉस ने सीधा कैबिन में बुलाया और जो उसको झाड़ लगाई, मन ही मन सोचने लगा वो ब्रह्मा कुमारी वाला पागल आदमी, उसको क्या मालूम इसके बारे में, ये कितना कमीना आदमी है, ये उसको मालूम नहीं है। इसलिए इस आदमी के बारे में जितना भी मैं अच्छा करूं, जितना भी अच्छा सोचूं, ये कभी भी बदलने वाला। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी वाइफ को ये डायलॉग सुनाया है लाइफ में कि मैं कुछ भी करूं लेकिन तू देखो, सामने से बोले तू सुधरने वाली नहीं है। और इधर से भी कभी कभी डायलॉग आता होगा, एक दूसरे को देख रहे हैं। नहीं, सबके घर में ऐसा ही होता है। मेरे पिताजी ने 1108 बार मेरी माता जी को कहा, और मेरी माता ने कहा 1108 बार कहा होगा कि बच्चों की वजह से घर में टिकी हूं, नहीं तो कब से निकल जाती। देखो बहनें हंस रही हैं, कहती हैं कि नहीं कहती हैं? धीरे से बोलना, घर भी जाना है। हाँ या ना? समझ में आया? एक कपल मेरे पास आया। अब साहब जो है आईआईटी से एमटेक किए हुए हैं, वेल एजुकेटेड। उनकी वाइफ जो है उसने पीएचडी साइकोलॉजी कर रखी है, और साहब जो है एक बड़ी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में नाम नहीं लेता हूं, उसमें बहुत अच्छे पद पर है। At the age of 57, he was around 57 and wife was around 55. तो दोनों जब आए तो कहने लगे कि इसने मेरी ना जिंदगी खराब कर डाली। वो कहती हैं इसने मेरी जिंदगी खराब कर डाली। फिर साहब इतने दुखी हुए कि बोले तुमने तो की थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने भी पूरा सहयोग दिया है तुम्हें, तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब करी। एंड दे वर फाइटिंग लाइक द स्ट्रे डॉग्स। कैन यू इमेजिन? 32 years of married life and this was the outcome. तो फिर आपने 32 साल शादीशुदा जीवन में किया क्या? What is your outcome? क्या आज आप कह रहे हैं कि बच्चों की वजह से टिकी या टिका हूं, नहीं तो कब का निकल गया या निकल गई होती। ये आउटकम है हमारी। एंड सो कॉल्ड वी ऑल आर एजुकेटेड, बट आई डोंट बिलीव दैट वी आर एजुकेटेड। वी आर एजुकेटेड इलिटरेट्स। यू नो एजुकेटेड इलिटरेट्स, वो व्यक्ति जो जानता है करता उसके विरुद्ध है, दैट इज कॉल्ड एजुकेटेड इलिटरेट। एंड आप लोगों ने देखे होंगे हमारे समाज में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति भी अपना टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। एक साहब आए थे, वो किसी जेल में थे, जेल से छूटने के बाद जब वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा मेरे बैरिकेड में 2 आर्मी के कर्नल्स थे, सच अ स्ट्रॉन्ग मैन बट दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस।
अपने भावों को जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे, यू विल मेक योर लाइफ मिजरेबल, इररिपेयरेबल मिजरेबल, कि जिसका रिपेयर भी नहीं हो सकता है। तो ये सेल्फ क्रिएटेड है या इंपोज्ड था? सेल्फ क्रिएटेड है ना। आप जेलों में जाइए और कैदियों का इंटरव्यू लीजिए, उनको पूछिए कि क्या हुआ था, वो कहते हैं 2.5 सेकंड की गलती 22 साल से जेल। और जेलों में केवल अनपढ़ नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। इसलिए मेरा एक स्टैंडर्ड डायलॉग है, आप प्लीज बुरा ना मानिएगा, सिर्फ समझने, मेरे भाव को समझने की कोशिश करिएगा। बेटर टू बी अ स्टूपिड देन अ वाइज मैन। क्यों? कि समझदार जब गलती करता है ना तो ही डज 2 मर्डर्स, एक गलती और दूसरा रिग्रेट। मूर्ख कभी भी रिग्रेट नहीं करता है, सिंगल मर्डर। अर्ध ज्ञानी होने से मूर्ख बनना बेहतर है। लेकिन हम सोसाइटी में कैसा प्रोजेक्ट करते हैं? वी आर वेरी एजुकेटेड। मेरे पास एक साइकोलॉजिस्ट आई, इज अ काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो मैंने कहा मैडम आप तो इतने प्रसिद्ध हैं, इतने लोगों की काउंसलिंग करते हैं, आप यहां किस लिए आए हैं? बोले डॉक्टर अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता ना। क्या कहा? डॉक्टर अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता ना, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। सो व्हाट इज योर आउटकम ऑफ 32 ईयर्स बीइंग अ काउंसलर? बोले वो मत पूछो। मैंने कहा मैं तो आपके वीडियो देखता हूं, मैंने तो बहुत आपको सुनता हूं। बोले वो लोगों को बताने के लिए है, डजंट वर्क ऑन द सेल्फ, खुद पे काम नहीं करता है। तो फिर वो जो एजुकेशन है हमारे पास, सी आई टेल यू वन थिंग, एजुकेशन इज नॉट एनफ टू ब्रिंग एनी चेंज इन योर लाइफ। विद एजुकेशन यू मस्ट हैव पावर। ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं जीवन में बदलाव के लिए। बदलाव के लिए ताकत की आवश्यकता है। मेरे पास ज्ञान है, यूं ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है, लेकिन तो गाड़ी रुकने वाली, हेलो पीछे, हाँ या ना? उनको पता ही नहीं चल रहा चल क्या रहा है, हाँ या ना? क्या रुकेगी? अच्छा गाड़ी बराबर चल रही गाड़ी, ठीक है। तो हाँ, तो बिहेवियर को चेंज करने के लिए आई विल गिव यू वन नुस्खा, एक नुस्खा दूंगा आपको मैं। स्टार्ट वैल्यूइंग द रिलेशनशिप यू आर ब्लेस्ड विद। जो रिश्ते ईश्वर दिए हैं के रूप में, लेकिन शर्मा जी बोलते हैं, शर्मा जी की मां मतलब मिसेस शर्मा बोलती है, नालायकों पड़ोसियों के बच्चे देखो कितने अच्छे हैं। और वो पड़ोसी की भी मैडम बोलती है, गुप्ता जी के बच्चे देखो। वी नेवर वैल्यू देम। और कई बार तो हम इतने इग्नोरेंट होकर के ये कहते हैं, हमें तो पूरा विश्वास है तुम लोग हमारे लिए कुछ न करोगे। कहते कि नहीं, हाँ या ना? पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं बच्चों को कि हमें पूरा विश्वास है तुम लोग हमारे लिए कुछ करने वाले। यू नो व्हाट, यू आर ब्लेसिंग देम बीइंग एन इग्नोरेंट। अज्ञानवश आप उन्हें वरदान दे रहे हो जो आप कह रहे हो। देखो ये भैया मुस्कुरा रहे हैं, सबकी मम्मियां ऐसे ही कहती हैं। गॉट इट? अब हमारा व्यवहार क्यों चेंज नहीं होता है? देयर इज अ बिहेवियरल फिक्सनेस। बिहेवियरल फिक्सनेस समझते हैं आप क्या होती है? बिहेवियरल फिक्सनेस क्या होती है? जो तरीका मुझे ठीक लगेगा उसी तरीके से मैं दूसरों को ठीक करूंगा। दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल फिक्सनेस। एंड ये बिहेवियरल जो फिक्सनेस है ये कैसे होती है? एटीट्यूडनल फिक्सनेस। हमने एटीट्यूड बना लिया ना कि औरत बेकार है, बॉस बेकार है, पड़ोसी बेकार है, लोग बेकार हैं। अब जब हमने बना ली तो हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा होगा? तो समस्या बनेगी या सुलझेगी? बढ़ेगी ना। अब मान लो अगर मेरा एटीट्यूड ही ठीक नहीं है, जैसे ये डोंट टेक इट ऑन योर, दिल पे मत लेना, एग्जांपल देने के लिए आपको ले रहा, ले भी लोगे तो क्या कर लोगे प्रोटोकॉल, राइट। मान लीजिए मेरी मानसिकता है कि ही इज नॉट अ गुड ऑडियो पर्सन, इनको अच्छे से ऑडियो चलाना, दिल पे मत लेना, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे हमारा एटीट्यूड हिट होता है कि ये व्यक्ति जो है अपना काम जो है ऑडियो को ढंग से नहीं करता। और जब मेरी ये मानसिकता उस आदमी के प्रति, तो सोचिए मेरा व्यवहार अच्छा होगा या खराब होगा उनके साथ? सोचो जो आदमी आपको पसंद नहीं कैसे करते हुए, उसने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ किया नहीं, तो भी आपने आंख चुराई, क्योंकि आपके मन में उसके प्रति जो मानसिकता है वो ठीक, हाँ या ना? जोर से बताइए, हाँ या ना? है या नहीं? अब जैसे आपकी मानसिकता ठीक नहीं, आपका व्यवहार भी उसके प्रति बदलेगा। और एक बात बताऊं आपको, अगर आपका व्यवहार उसके साथ अगर ठीक नहीं रहा ना, तो ये आदमी बीच बीच में मेरा वॉल्यूम जो है ना ऊपर नीचे करता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके एटीट्यूड को हिट कर लिया ना।
अब उसका एटीट्यूड मेरे प्रति अगर खराब हो गया तो उसका बिहेवियर मेरे प्रति खराब होगा कि नहीं होगा? और इसके बिहेवियर के खराब होने से मेरा इसके प्रति जो एटीट्यूड है वो और खराब होगा या कम होगा? और ये विशियस साइकिल फिर जिंदगी भर जीवन में चलता ही रहेगा। वी कॉल इट अ वेब और द विशियस साइकिल ऑफ एटीट्यूड। अब सवाल यह है कि हमारी मानसिकता लोगों के प्रति कैसे बनती है? ऐसे नहीं बनती है, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बनती है। कैसे? अनुभव किया ना कि 2-4 बार इस आदमी ने मुझे तक, तो मेरा क्या हुआ? उस एक्सपीरियंस ने मेरे एटीट्यूड को चेंज किया, और मेरा जब एटीट्यूड चेंज किया तो मेरा बिहेवियर चेंज होगा, और बार बार करने से एक कैरेक्टर बन गया। क्या बन गया? इसीलिए बात पे हम भिड़ जाते हैं, छोटी छोटी बात पे हम चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी उलझ जाते हैं, बिना कारण भी हम परेशान रहते हैं और दूसरों को करते हैं। ये सारी एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। फिर आप तरीका तो बहुत करते हैं उससे बाहर आने के लिए, बट यू कैन नॉट कम आउट। क्यों? क्योंकि आपके पास उससे बाहर निकलने का तरीका ही आपको मालूम नहीं है। यू शुड सीक अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कम आउट ऑफ दिस। लोगों को लगता है कि दिमाग के डॉक्टर के पास कौन जाता है? पागल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी मानसिकता है। दिमाग के डॉक्टर पास हर उस व्यक्ति को जाना चाहिए जिसके दिमाग में बातों को लेकर के अगर उलझन मेकिंग, अगर उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ही शुड सीक एक्सपर्ट। क्योंकि एक्सपर्ट के पास उस चीज को बताने का, समझाने का और अनुभव कराने का एक तरीका है। आई विल गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। हेलो सर, आपके बाजू, प्लीज कैन यू कम फॉरवर्ड प्लीज। इनको कह रहा हूं मैं। यस, यू टू सर, आप भी सर, आपके जो बाजू में बैठे, प्लीज कम फॉरवर्ड लाइनों में। ठीक है? नाउ यू शुड रूल ये, नॉट गेट इट आउट लाइक दिस। कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन फ्लिप दिस मैन दिस वे। आप ऐसे भी या खुद नीचे से ऊपर जा सकते हैं, कोई भी तरीका लगा सकते हैं। इससे आपको यह बताना चाहता हूं इस घटना से कि बिहेवियर और एटीट्यूड के इस जंजाल से हम क्यों नहीं बाहर निकल पाते हैं? क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टी नहीं है उस सब्जेक्ट की, और हम कभी किसी को अपने हाल भी बताने में लज्जा फील करते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे। हाँ, तो हम ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। आज एक साहब आए थे, वो कह रहे थे मैं आपको जो अपने हाल सुना रहा हूं किसी को मत सुनाना। क्यों? लज्जा कि लोग मेरे बारे में। इसलिए इस चक्कर में क्या होता है कि हम अपने एटीट्यूड को देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते और करेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। सो हियर यू गो प्लीज। ठीक है, समझ में आया? एक बार और बताओ। इससे आपको हो जाए, ये हो गए ना, तो आपको अलग होना है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मन में आए सो कीजिए, जो मन में ऐसा कुछ मत। देखिए, हाँ, माइक ले लेता हूं मैं। ये बीच बीच में जो है रिंग कर रहा है। हेलो, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, कोशिश करिए। ऑडियंस में जितने लोग बैठे हैं, यू कैन हेल्प देम। आप इनकी मदद कर सकते हैं। फ्रंट रो में जितने भी इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स बैठे हुए हैं, यू कैन जस्ट हेल्प देम प्लीज। हाँ जी। अब देखिए, जितना ये दोनों सुलझने की कोशिश करेंगे उतना और अधिक उलझते जाएंगे। देखो, यहां अभी गिव अप कर दिया, घर में बीवी के सामने गिव अप कर देते हैं। ये उलझेगा नहीं। उलझेगा नहीं बोले, उलझेगा और उलझेगा। फिर जब ऐसा होता तो कहते हैं न जाने कैसे फंस गया मैं इस जंजाल में, इससे अच्छा तो कवारा ही ठीक था। हाँ, वरमाला डालने से कुछ नहीं होने वाला है। सर प्लीज फर्स्ट रो में आप लोग आइए ना, जरा कुछ मदद कीजिए इनकी, प्लीज प्लीज। एक दो जो है ट्रिक्स जो है सर आप बता। सर हेलो, प्लीज प्लीज कम फॉरवर्ड। आप जब आइडिया दे सकते हैं। देखो, पैंट ना उतार देना, बाकी सब कुछ कर लेना। हे भगवान, ये क्या हो गया?
है ना? जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझते ही जाएंगे। दिस इज हाउ द बिहेवियर एंड एटीट्यूड डज। क्या हुआ सर? छोड़ दिए? उलझेगा नहीं, उलझेगा नहीं, ये सुलझेगा नहीं, नहीं उलझेगा नहीं। उलझेगा नहीं। कैसे नहीं उलझेगा? ये डाल नहीं लेना आपको। खुलेगा नहीं। नहीं ऐसा डाल दिया ना तो हाँ जी। उलझेगा नहीं। नहीं ऐसे नहीं डालना है ना, जैसे मैंने आपको कहा निकलने के लिए वैसे निकालना है। नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा? अच्छा, यहाँ कितने सारे लोग हैं, उनसे पूछे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर आपको कुछ करना नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रिनिडैड देखा? ट्रिनिडैड देश का नाम है, ट्रिनिडैड। कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है? किसी ने नहीं। आपने ट्रिनिडैड नहीं देखा इसका मतलब ट्रिनिडैड है ही नहीं, क्योंकि मैंने नहीं देखा। ऐसा है क्या? इनसे नहीं हो रहा इसका मतलब ये थोड़ी कि ये हो नहीं सकता। कुछ कहेंगे? हार गए। हार गए? घर में भी ऐसे ही हारना है सर। हारते नहीं, हम ऐसा पेच डालते नहीं। अच्छा बोले हम ऐसा पेच ही कभी डालते नहीं है जहां हारने की कगार पर आ जाएं। मैं आपको बताता हूं आप कैसे कर सकते हैं, प्लीज। वी मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, जनरली ऐसा कॉम्प्लिकेशंस होता नहीं। ये आप छोड़ दीजिएगा। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। प्रयास बहुत किया, कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आप ये बैठे, ठीक है? तो ऐसा कुछ करना नहीं आता तो ये हो नहीं सकता। सिंपल सी चीज है, करना बड़ा आसान है, सिर्फ एक्सपर्टी। नो, ये देखो कैसे देख रहे, कैसे हो गया? आइए मैं बता कैसे हो गया। नाउ अब आप देखिएगा, एक ही सेकंड में ये भी कर सकते हैं। प्लीज आइए, इधर आ जाइए मेरे पास। ये वाले हाथ में ये डाल दीजिए, ये वाले हाथ में ये डाल दीजिए। तो क्या करना, एक मिनट। हाँ बस बिल्कुल, ये उधर और ये इधर, ठीक है? अब आपने कुछ नहीं करना, बस ऐसे लेना है और करना था। अब बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए। सी 15 मिनट की मेहनत 15 सेकंड में हो गया। वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस यही है कि जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने लगते हैं ना, तो हमारे अंदर एक एक्सपर्टी आती है, जिसके कारण जो है, जिसके सपोर्ट से हम किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। से यस नो, पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है या नहीं? यस नो। सर ये उतना डिफिकल्ट था जितना आपको लग रहा था? बस ये भी उतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है जितना हमको लगता है। डिफिकल्ट तब तक लगती है जब तक आपने उसमें हाथ नहीं डाला। एक बार आपने हाथ डाला तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान थी। इट वाज लाइक ए चाइल्ड प्ले, बच्चे का खेल था, कोई भी कर सकता है। जैसे अभी आप बैठे बैठे सोच रहे हैं ये तो कोई भी कर सकता है। यस, कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज जो सिचुएशंस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है वो ये है, रिश्तों में जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सबसे बड़ा खेल अगर कोई चीज जिंदगी में करती है तो वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। और एक बार अगर रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो सबसे पहली चीज जो दांव पे लगती है वो है रिस्पेक्ट। क्या चीज? रिस्पेक्ट खत्म। और एक बार रिस्पेक्ट खत्म तो रिश्ते का आनंद खत्म। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग किस बात की? आपने कहा कुछ, मैंने सुना कुछ। दो चीजें हैं, मुझे लगा आपको समझ में आया। क्या है? मुझे लगा आपको समझ में आया। और दूसरा है, मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आया या नहीं आया। डिफरेंस है कि नहीं? एक मेरा असिस्टेंट था, मैंने उसको कहा कि आप एक काम कीजिए, एक डस्टर लेके आइए। वो थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो गया, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा कि शायद इसको समझ में नहीं आया। तो वो बोला हाँ हाँ, तो वो चला गया। मुझे मालूम था ये फ़ोन करेगा मेरे को। फिर उसने 2-3 सेकंड के बाद जो है मेरे को फ़ोन किया कि सर आपने क्या कहा था? मैंने कहा जब ये पूछना था तब क्यों नहीं पूछा? मुझे लगा कि इसको समझ में नहीं आया। तो मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती है कि आपने कहा कुछ और हुआ कुछ। जैसे पति पत्नी जो थे ना, वो पानीपुरी, यहां भी पानीपुरी बोलते हैं, हमारे यहां गोलगप्पे बोलते हैं,
पानी पूरी बोलते हैं ना, तो दोनों जो है पानी पूरी खा रहे थे। तो पति ने पत्नी को कहा कि और खा लो, उसने कहा 8 खा लिए। बोला नागिन खा ले, उस लगता नागिन खा ले। उसने कहा अच्छा मेरे को नागिन कहते हो तुम, नागिन कहा तुमने मेरे को? बोला नहीं नहीं नागिन, बस खा ले। अब देखो शब्द का मतलब क्या है, सिंपल है ना, लेकिन क्या है जब अर्थ को हम समझ नहीं पाते हैं तो अर्थ का क्या हो जाता है। जैसे कोई जा रहा है तो हम कहते हैं रोको मत जाने दो, क्या रोको मत जाने दो, इंसल्ट लगा कि नहीं उसको। और यही चीज रोको कामा जाने मत दो, रोको जाने मत दो, तो लाइन तो सेम है लेकिन मीनिंग। तो भाव के अभाव में स्वभाव बदल जाता है हमारा, जब हम भाव को समझ नहीं पाते। तो मुझे जोक याद आ रहा है, क्योंकि पीछे वालों का जो मामला है ना तो थोड़ा सा ढीला होता जा रहा है। तो एक स्टूडेंट था, उसके टीचर ने पूछा कि बेटा ये बताओ कि अगर मैं तुमको एक एप्पल दूं, एक और दूं, फिर एक और दूं, तो तुम्हारे पास कितने हुए? उसने कहा मैडम 4। बोला नहीं नहीं बेटा ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक एप्पल दूं, फिर एक और दूं, फिर एक और दूं, तो तुम्हारे पास कितने हुए? बोला मैडम 4। अच्छा बोले 2 मिनट रुक जा तू, ये कोई एप्पल को समझने में मिस्टेक हो रही है। बेटा मैं तुझे एक संतरा दूं, एक और दूं, फिर एक और दूं, तो तेरे पास कितने संतरे हुए? उसने बोला 3। बोला एप्पल 4 हो रहे हैं और संतरे 3 हो रहे हैं। अच्छा उसको लगा कि अब समझ में आए इसको कैलकुलेशन, तो उसने कहा ठीक है अब लास्ट बार सुन ले, मैं तेरे को एक एप्पल देती हूं, फिर वापिस तेरे को एक और देती हूं, फिर एक और देती हूं, कितने एप्पल हुए अब बता? बोला 4। बोला ये क्या बात हुई, संतरे 3 हो रहे हैं, एप्पल 4 हो रहे हैं, तू पागल है या मुझे पागल बना रहा है? मैडम बोलता है आप भी पागल नहीं, मैं भी पागल नहीं, मेरे बस्ते में ऑलरेडी एक एप्पल है, तो 3 आपने दिए तो 4 हुए कि नहीं हुए? आपने कहा कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ, तो बात का बतंगड़ हुआ कि नहीं हुआ? अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? और कई बार आप दूसरों को ये कहते हैं अरे ऐसी बात नहीं थी, मैं आपको ये नहीं, मैं ये कहना चाहता था, हाँ या ना? तो कभी कभी हमारा रिसीवर भी सही मोड में नहीं होता, तो हम सही रिसीव नहीं कर पाते, तो एसिमिलेट भी नहीं हो पाता हमसे। और दूसरा जो एटीट्यूड है दैट इज डाउटिंग एटीट्यूड। अगर आपने, मेरे पास जो अभी वो जो साहब आए थे उनका कोई डाउटिंग मैटर था, इट वॉज अ डाउट इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, और उस रिश्ते की मुझे लगता है शायद वो बैठे भी होंगे, मैं नाम नहीं उनका लूंगा, तो अब रिश्ता इस नौबत पे आया कि दोनों को अलग होना है। क्या जरूरत थी? देखिए 2 बाबा हैं हमारे यहां, एक है रामदेव बाबा और दूसरा है मोबाइल बाबा। रामदेव बाबा ने शरीर के दुख से लोगों को मुक्त किया और मोबाइल ने लोगों के मन के सुखों से मुक्त कर दिया। बच्चा बूढ़ा जवान सारे हो गए हैं पागल। 80 साल के बूढ़े को जवानी आ गई मोबाइल की वजह से। मैं एक बैंक मैनेजर की बेटी की काउंसलिंग के लिए उसके घर गया, बड़े सज्जन पुरुष, बहुत मैच्योर, समाज में बड़ा अच्छा उनका नाम। मुझे कहते हैं कोतवाल जी मेरी 22 साल की लड़की 75 इयर्स के बूढ़े के साथ शादी करना चाहती है, प्लीज आप उसकी काउंसलिंग कीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके घर गया तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा आप ये बताओ कि आपने उस 75 इयर्स के बूढ़े में क्या देखा? मुझे कहती मेरी नजरों से देखो तो सब दिखाई देगा। अच्छा कैसे आए होंगे रिलेशनशिप में? मोबाइल बाबा। अगर आपने, अब मैं जो कहने जा रहा हूं प्लीज ओपन योर बोथ द ईयर्स, कान खोल के सुन लो। क्यों? मैं ऐसे ऐसे अनुभव इस मोबाइल के माध्यम से लोगों के जीवन को नर्क बनते हुए देखा है कि रूह कांप जाए, आपसे सुना भी ना जाए। एक साहब थोड़े दिन पहले यहां आने से पहले, सच कह रहा हूं मैं, जमीन पे लेट करके रोए कि जो मैं सोच नहीं सकता मेरी बीवी ने कर डाला। मरूं या मारूं समझ में नहीं आ रहा। बच्चों को देखता हूं, ना गोली मार सकता हूं ना घर में रख सकता हूं। रोते रोते मुझे कहने लगे बताइए मैं क्या करूं? अब आप बताइए मैं उनको क्या कहूं, क्या करूं? किसी ने मुझे पूछा कोतवाल जी आर यू ऑन फेसबुक? आई सेड आई डोंट हैव ऑन फेसबुक अकाउंट, आई जस्ट फेस द बुक। पहले हम यूं पन्ने पलटते थे, अब हम यूं पलट रहे हैं।
इतना कुछ दिन भर उस मोबाइल पे अपना टाइम लगाने के बाद इंफॉर्मेशन देखो तो जीरो है हमारे पास। एक कंपनी का प्रोग्राम चल रहा था एंड टॉपिक वाज टाइम मैनेजमेंट। मैंने कहा मैं आपका क्या टाइम मैनेजमेंट करूं, आप अपना मोबाइल बाहर निकालिए, 2 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। सेटिंग खोलिए, सेटिंग खोलने के बाद डिजिटल सेटिंग खोलिए, वहां पता लगा एक HR लेडी थी, उसके एक दिन के 9 घंटे सिर्फ मोबाइल पर। अब आप बताइए, आप घर जाके चेक करना, आप देखना आपका डिजिटल टाइम कितना है। आप सरप्राइज होंगे कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका टाइम कहां जा रहा है। और चलो अगर कंस्ट्रक्टिव काम में जा रहा है ना तो अच्छी बात है, लेकिन सोसाइटल डैमेज, इररिपेयरेबल डैमेज हो रहा है। एंड यू नो व्हाट, हमारे पास कोई भी ऐसी कोई रेफरेंस है ही नहीं है कि जिसको हम यूज करके इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि मोबाइल तो अभी अभी आया है ना। तो हमारे पास ऐसी कोई कॉन्क्रीट रेफरेंस है ही नहीं जो हम लोगों को बताएं कि आप ये कीजिए, ये सोल्यूशन है उसका। एवरी सिंगल डे मुंबई, दिल्ली एंड हैदराबाद 200 से लेकर 250 डिवोर्स केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। रीजन क्या है? इंडिया में पिछले 7 सालों में डिवोर्स रेट इज 350%। आप गूगल करिएगा अगर आपको मेरी बात पर डाउट हो तो। कितना? 350% डिवोर्स रेट जस्ट इन 7 ईयर्स। और अगर इसी स्पीड से हम प्रोपोगेट करते रहे तो आप सोचो समाज का जो दृश्य है वो कैसा होगा। बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस। हम लोग जो है, मैं और डॉक्टर पार्थ सोनी, ही इज वन ऑफ द बेस्ट साइकेट्रिक डॉक्टर इन गुजरात, हम दोनों जो है एक प्रोग्राम कर रहे थे एंड द प्रोग्राम वाज मेंटल हेल्थ। सो व्हाइल गोइंग टू द कंपनी, उन्होंने कहा कोतवाल जी मैं आपके रास्ते से निकल रहा हूँ, आप गाड़ी हायर मत करना, हम दोनों साथ में जाएंगे। तो हम साथ में जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोतवाल जी 20 years back I took the decision to be a psychiatric doctor and you know what, साइकेट्रिक में MD करने के बाद मुझे लगा कि दिस वाज द बिगेस्ट पैथेटिक डिसीजन ऑफ माय लाइफ। कितना गलत निर्णय मैंने लिया टू बी अ साइकेट्रिक डॉक्टर। नो पेशेंट, कितने साल पहले की बात है? 25 साल पहले की बात है। नो पेशेंट, रेयर पेशेंट। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा पेशेंट जो है साइकेट्रिक डॉक्टर के पास है। मुझे कहने लगे आने वाले 25 सालों में आपका प्रोफेशन और मेरा प्रोफेशन विल बी ऑन द टॉप। एंड यू नो व्हाट, as a psychiatric doctor, he said, in coming 20 years, you will find the people as a zombie people. You know what is a zombie people? चलती फिरती लाशें। आप में से अगर कई सारे लोग अगर पढ़ते हों या न्यूज़ वगैरह सुनते हों तो बेंगलोर में एक सेंटर बना है, निम्हांस उसका नाम है। सारे डिजिटल जो मानसिक रोगी हैं सब वहाँ भर्ती हैं। दिल्ली में भी है। डिजिटल जो साइकेट्रिक पेशेंट हैं, दे ऑल आर एडमिटेड देयर। और एक केस मैंने देखा, उस केस में उस बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है एंड ही वाज विद मोबाइल। कैन यू इमेजिन? इट वाज अ स्टोरी इन द न्यूज़पेपर। व्हाट इज द रेफरेंस टू यू टू गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस? यू डोंट हैव। आज हर पेरेंट घर में यही एक चीज कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। मैं कहता हूं आप दोनों एक दूसरे की सुनते हैं? नहीं। तो प्रोडक्ट किसका है? प्रोडक्ट तो आप ही का है ना। कल भी एक प्रोग्राम में एक बहन जी कह रही थी मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल पे रहता है। मैंने कहा आप कहां रहते हैं? बोले मैं भी थोड़ा बहुत मोबाइल पे रहती हूं। तो फिर प्रोडक्ट किसका है? मोबाइल लेके किसने दिया? हमने दिया। अब बच्चा अगर उसका मिसयूज कर रहा है तो आपको लगेगा कि ये क्या। और इतने सारे पैथेटिक सीन्स हैं दैट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मैं माउंट आबू में था, एक साहब है हमारे प्रोफेसर हैं, तो हम दोनों एक रूम में थे। उनका फ्रैक्चर हुआ था, उन्होंने अपने भतीजे को लेके आए थे एंड ही वाज डूइंग बीटेक, किसी कॉलेज में कर रहे थे कि चलो मैं नहा रहा हूं, कपड़े पहन रहा हूं तो मेरी मदद करेगा। यू नो व्हाट, आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड। वो बच्चा दिन भर सोता था। क्यों? क्योंकि उसके मामा और हम दोनों रूम में रहते थे। तो वो क्या करता, रात को हम लोग 10 बजे सोते तो रात को जो है फिर जो है यूट्यूब या वॉट एवर इट इज वो सर्फिंग करता। और सुबह में अमृत वेले जब 3:30 बजे उठता ध्यान के लिए, वो बच्चा उसी मोबाइल पे लगा रहता। एंड ऑल द पॉर्न साइट्स। अब आप सोचो कि जब इनपुट ही इतनी खराब है हमारे अगर इस टॉप फ्लोर की, तो आप कौन सी सोसाइटी को बिल्डअप करने जा रहे हैं? और एक चीज बताता हूं, अगर अभी नहीं रुके तो फिर सीन बिगड़ने वाला है। 8:30 हो चुके हैं। I'll take another 10-15 minutes। चलेगा?
अच्छा, आप सब लोगों के पास 5-10 मिनट है ना? जोर से बोलिए तो कंफर्मेशन मिलेगी। हेलो, पीछे ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं आपको बोर कर रहा हूं? हेलो, आपको ऐसा तो जो है मैं थोड़ा बाईपास कर लेता हूं। तीसरी चीज जो सिचुएशंस को वर्स करती है, दैट इज योर प्री मैच्योर इवैल्यूएशन एंड प्री जजमेंटल एटीट्यूड। अब ये प्री मैच्योर जजमेंटल एटीट्यूड क्या होता है? किसी इंसान के बारे में पहले से मानसिकता बना लेनी है, ये तो है ही ऐसा, ये नहीं समझेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और देखो, बिना आग के धुआं होता नहीं, बिना रूट के फ्रूट होता नहीं। अगर आदमी कुछ कर रहा, देयर मस्ट बी सम रीजन, कोई तो कारण है, मुझे नहीं मालूम, दैट इज माई प्रॉब्लम, वो मेरा प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो किसी भी चीज को जो है प्रीमैच्योर इवैल्यूएट नहीं करना है। देखो, आप सब लोग करेंगे। आई वॉन्ट ऑल द इंटेलेक्चुअल हेड्स टू बी विद मी। आप मुझे बताइए, अगर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 9, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 13, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज दिस? स्पेशली टू द मैथमेटिक्स। मैंने IIT से भी पूछा, गलत जवाब देते हैं। आई विल गिव यू वन हिंट, this is a premature evaluation case. Don't evaluate anything prematurely. बताइए क्या आंसर है? कितना आंसर है जी? कितना आंसर है? हाँ जी, देखिए मैं बताता हूं। 3 तलवारें 9 हो गए। इसका मतलब एक तलवार की कास्ट क्या है? 1 रुपी, राइट? अच्छा, नीचे 3 तलवारें प्लस ये जो तोप है प्लस तोप, कितना है? 13। अगर वो 3 है तो ये दोनों 5 हुए तो 10 हुए। 10 + 3 = 13, राइट? तो अभी आपको समझ में आया। लास्ट में सेकंड लास्ट में है ये तोफ माइनस 2 स्कल्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है? 5 - 4 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स 1 स्कल इज इक्वल टू 2। अब मुझे बताइए लास्ट की कैलकुलेशन क्या है? कितना है? हाँ जी, 8 रॉन्ग, 11 रॉन्ग, हाँ जी, 12 रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। आपको बाद में मैं बताऊं, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे ने इसको सॉल्व किया था, बिकॉज ही वॉज नॉट जजमेंटल, वो कैलकुलेट करके कर रहा था। आपको जैसे पूछना शुरू किया, आपने जवाब देने शुरू कर दिया। इतने तो जवाब नहीं हो सकते ना जितने आप लोग दे रहे हैं। हाँ जी, 24 रॉन्ग आंसर, 27 अगेन बिग रॉन्ग आंसर, हाँ जी, अगेन रॉन्ग आंसर, अगेन रॉन्ग आंसर, रॉन्ग। अरे इतने पढ़े लिखे लोग यार, इतनी सिंपल से कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन इज सिंपल, बट यू आर नॉट लुकिंग दिस एज अ सिंपल प्रॉब्लम। दैट्स योर प्रॉब्लम। हाँ जी, गलत, गलत। It is better to keep silence than telling a wrong answer, like what sir is doing. I know he knows the answer, but he's not telling anything. This is the right attitude. हम सारे ब्रह्म ज्ञानी हैं। चलिए और कोई बताइए, लास्ट स्लाइड है। हाँ जी, इधर आ जाओ बेटा। आप खुश मत होना, ये रॉन्ग आंसर है। I'll tell you something. Come here. जल्दी से आ जाओ, कम हियर। अच्छा, ये कितना है? ये 2 के बराबर है, और ये कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। और ये कितने हैं? लेकिन ये टोटल कितने हैं? 4 हैं। हाँ, दूर से दिख नहीं रहा तो नजदीक आना था ना। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। जब आप चीजों को दूर से देखते हैं तो आप उनको प्रॉपर इवैल्यूएट। एक मिनट, वही गलती नहीं थी कि दिख नहीं रहा था, आप इनको 3 मान करके चल रहे थे, क्योंकि आपको ऊपर कितनी दिख रही थी? 3। तो अब आप देखिए, ये 4 है। दिस प्लस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ठीक है, 4 पंचों के कितना होता है? 20। 20 और प्लस 2 कितना हो गया? 22 इज अ करेक्ट आंसर। किसी ने दिया था क्या? अब इतना सिंपल होने के बाद भी आपने गलती कहां करी? आपने गलती पहली ये करी कि इनको 2 को शायद कैलकुलेट करने लग गए, which is wrong in mathematics। और दूसरा, इन 3 को समझे, क्योंकि पूरी पिक्चर क्या थी? ऊपर 3 की थी। अब समझ में आया, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। Am I right or wrong? इसलिए कभी भी किसी भी सीन में अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है,
ट्राई टू एवेलुएट इट प्रॉपरली, पूरा समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद उत्तर दीजिए, तो मैं समझता हूं शायद सीन जो है अच्छा होगा। अब है नुस्खा, करना क्या है अगर कोई सिचुएशन आई। तो पहला काम है शांत रहिए। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं जो हमेशा लाइफ में काम मेरे आया, आपके भी आएगा। जब इंसान दलदल में फंसता है तो क्या करता है? छटपटाता है ना, यही उसके मरने का कारण बनता है। दलदल में फंसो तो पहला काम है बी काम, शांत हो जाइए एंड वेट फॉर समबडी फ्रॉम आउटसाइड टू टेक यू आउट। लेकिन नहीं, जब भी परिस्थिति आएगी आप छटपटाएंगे, जितने छटपटाएंगे उतने गहरे में चले जाएंगे और फिर बाहर निकलना। स्टे काम, एज सिंपल एज एनीथिंग। दूसरी चीज, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। कभी कितना भी कठिन से कठिन काम क्यों ना, आप कोई परिस्थिति क्यों ना आ जाए। मेरे पास इटली से एक लड़का आया, ठीक है, उस लड़के ने एक बार सुसाइड करने की अटेम्प्ट की एंड ही वाज एनफ फॉर्चुनेट कि वो नहीं मरा। तो किसी ने कहा कि आप भरूच चले जाइए, वहां मनोज भाई से मिले। तो मेरे से मिला, मैंने उसको पूछा बेटा बताओ कि तुम्हारे जीवन में सुसाइड करने का कारण क्या है। बोला मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक लड़की पसंद आई, उसके चक्कर में, उसके प्रेम के चक्कर में फर्स्ट सेमेस्टर फेल, सेकंड सेमेस्टर फेल, थर्ड सेमेस्टर फेल। तो लड़की ने 2 साल के बाद बोला तेरे जैसे फेलियर से जिंदगी नहीं जी जा सकती है। तो बोला फिर जिंदगी ही से फेल हो गया पूरा। तो मैंने सोचा कि चलो इसने मुझे नहीं समझा, आई शुड गो बैक होम एंड टेल माई मामा कि मामा आई एम स्टक विद दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी समथिंग। वो आया, उसने अपनी माँ से बात की कि मम्मी मेरे से अब एरोनॉटिक इंजीनियरिंग नहीं होगी, आई विल स्टे बैक हियर एंड मैं अपने पिताजी के साथ काम करूंगा, जो भी होगा जैसा भी हो। उसने कहा तू बेटा एक ही है, तू ऐसा करेगा मैं तो मर जाऊंगी। रोना शुरू कर दिया। तो बेटे को लगा मम्मी इज नॉट द राइट प्लेस टू टॉक, लेट मी टॉक टू माई पापा। पिताजी से बात करता हूं, अनुभवी हैं, शायद वहां से कुछ सोल्यूशन मिले। उसने पिताजी को कहा आई एम टेलिंग यू द रियल स्टोरी। उसने कहा पापा मेरे से इंजीनियरिंग नहीं होगी, मैं यहीं आपका बिजनेस देख लूंगा। उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई तेरी पढ़ाई में झोंक दी है, तू ऐसा करेगा तो गोली मार दूंगा और राजपूतों के संस्कार है। बोला और मैं जो कह रहा हूं मैं करके भी दिखाऊंगा। लड़के ने सोचा अभी चारों दिशा से मेरे पास अंधकार ही अंधकार है, जाऊं तो जाऊं कहां। सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा? यस नो। छोटी छोटी चीजों पर बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं, अनुभवी हैं आप सब लोग। मेरे पास जब वो आया तो मैंने उसको 2-3 दिन उसकी काउंसलिंग, जो हमारा प्रोसीजर है काउंसलिंग का, उसके बाद उसका राज्योग का कोर्स स्टार्ट हुआ। ये सब आप पेरेंट्स को सुनने जैसा है। डजंट मैटर आप कितने पढ़े लिखे हैं, अगर एक छोटी सी गलती की इतना बड़ा समस्या रूपी पहाड़ आपकी जिंदगी में आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। स्क्रीमिंग, क्राइंग, शाउटिंग, ब्लेमिंग विल नेवर वर्क आउट, राइट? वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो मैंने उसको बोला कि एक बात याद रख ले, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और 2-4 बातें उसको इतनी पक्की कराई कि उसने फैसला लिया कि मैं वापस इटली जाऊंगा और इंजीनियरिंग करने के बाद वापस आऊंगा। जाने से 2 दिन पहले वो मुझसे मिला और उसने मुझे कहा, बाजू दिखाई, ऐसे फोल्ड किया उसने अपना कॉफ और मुझे यहां दिखाया कि सर पढ़ लो क्या लिखा है। उस पे उसने इंग्लिश में लिखा था, मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। छटपटाना मत, शांत रहना, यह वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन गुजर जाएगा मतलब अच्छा भी गुजर जाएगा और बुरा भी, इसलिए अच्छे में बहकना नहीं और बुरे में भटकना नहीं। जस्ट स्टे काम, थोड़ा शांत रहने की कोशिश करनी है। और दूसरा है लोगों को जरा माफ करने की कोशिश कीजिए ना, जिंदगी सरल हो जाएगी, सच कहता हूं मैं। अच्छा एक आखिरी सवाल पूछूं? पूछूं? मुझे बताइए, माफ करना आसान है या बदला लेना आसान है? अगर ऐसा है तो फिर कर क्यों नहीं पा रहे हो? नहीं, आप यहां आए हो तो यह सिद्ध है कि समस्या है, तभी तो आप यहां है ना। अगर समस्या नहीं तो आप यहां नहीं हैं। तो जब आपका जो कहनी और आपकी कथनी में सिमिलैरिटी क्यों नहीं है? आप कह रहे माफ करना आसान है। जो आदमी माफ करना जानता वो कभी भी समस्या में नहीं जा सकता है। एंड यू नो व्हाट, बदला लेना आसान है, माफ करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। बदला लेना क्या, डंडा उठाओ पटक दो सामने वाले के सिर पे, फिर बाद में देख लें। माफ करके दिखाओ। रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, आदमी दिमाग से उतरता नहीं है। हाँ या ना? बहनों को खास इस चीज का अनुभव है या नहीं? तो पहली चीज क्या करनी है, माफ करें। कितना करना है? कब तक करना है? मुझे ही करना है, वो नहीं करेंगे।
देखिए वो करे कि नहीं करे ये उनकी चॉइस है, तुमको ठीक रहना तो तुमको करना पड़ेगा। और अगर उसके साथ अपनी जिंदगी खराब करनी है तो तुम भी उनके जैसे बनो, टिट फॉर टैट। गांधी जी बोलते थे कि अगर आंख के बदले आंख निकालनी है तो ये सारी दुनिया कानी हो जाएगी। हर आदमी दूसरे की आंख निकालना चाहता है। मैं कल भी सुनाया था कहीं कि हम 3 भाई हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट? टेल मी व्हाट इज द सीक्रेट? आप पति पत्नी और एक बच्चा, तीनों घर में शांति से रह नहीं सकते। बहन जी को मैंने फोटो भेजी थी, कम से कम 4-5 बच्चे मेरे को लिपट गए जब इस बार गया था मैं। तो क्या है, बस यही चीज है कि किसी ने कोई गलती कर ली, माफ कर दीजिए। और माफ करना मैं मानता हूं कि कठिन है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन गलत, ओनली अ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अदरवाइज ये वाली प्रैक्टिस करो तो परफेक्ट होंगे, परमानेंट होंगे, परफेक्ट। और ये वाली कर लो तो परफेक्ट होंगे नहीं ना, परमानेंट होंगे। आपको एक परफेक्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। और मैं इसमें और ज्यादा लंबा ना जाते हुए, क्योंकि मेरे पास माइक की जो है थोड़ा देरी से मिला, अदरवाइज और कुछ बेसिक सी चीजें थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी। बट फिर जिंदगी में वापस कभी मिलेंगे तो थोड़ा और लंबा समय इस विषय पर बात करेंगे। यह विषय मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि मैंने इसी विषय में MBA किया, इसी विषय में PhD का रिसर्च टॉपिक चुना। तो इस विषय पर मेरी बड़ी रुचि थी और अनुभव भी बहुत सारे थे काउंसलिंग के। अपने परिवार में, अपने जीवन में भी ऐसे बहुत सारे संघर्ष देखे थे और उन सब चीज़ों ने कुछ सिखाया। और सीखने के बाद हमने सोचा कि लोगों के बीच में जब हम रखेंगे, और एक नहीं, 2 नहीं, गॉड फॉरबिड, लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। ऑन ग्राउंड रिकॉर्ड है ये। अगर कुछ ना कर पाओ, बस इतना करना, अपना जीवन संभाल लो। और कुछ ना कर पाओ, डोंट ट्राई टू डू बिग, एटलीस्ट अपने जीवन को संभाल पाएं, इससे बेहतर और कुछ नहीं। उसके लिए मैं आपको एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा 1 ही मिनट के अंदर, कि आज हम जो हैं, जैसे हैं, वो है बदौलत राजयोग मेडिटेशन की। कॉलेज के दिनों में मैं पढ़ता था, राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ। 22 साल की उम्र में मैं 2 बार लॉकअप गया। आप सोच सकते हैं कि कितना गुस्सा रहा होगा मुझ में। मेरी मदर को ब्रेन हैमरेज हुआ इस घटना से, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि आई कैन नॉट किल माय मदर, आई डोंट हैव एनी राइट। क्या करना है? भटकने लगे। एक दोस्त मिला, उसने कहा चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट एक ही जगह हो सकता है। सेंटर पे लेके गया, बहनों ने ज्ञान सुनाया, कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना समझ में आया कि ये लोग मुस्कुरा कैसे लेते हैं, इतनी शांति क्यों है इस सेंटर के अंदर। बस कॉलेज से आना, रोज सेंटर पे जाना, ध्यान करना, ज्ञान कुछ समझ में नहीं आया था। बस इतना समझ में आया था कि यहां आओगे तो जीवन जरूर बदलेगा। कॉलेज किया, नौकरी की, 17 साल इंडस्ट्रीज में रहे, भारत, अन्य कई सारे देशों में, कई सारी मतलब प्रोफेशनल कारण की वजह से घूमना हुआ, नौकरी के सिलसिले में हर प्रकार की दुनिया देखी, अमीर देखे, गरीब देखे, हर प्रकार के। एक चीज समझ में आई, अगर जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, आप संघर्ष को कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। यह मेरे 25 सालों का अनुभव कहता है। मेरी मां ने 3 साल मुझे कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा तुम बदल चुके हो। सोचो छवि क्या रही होगी। 3 साल कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम बदल चुके हो, कभी भी यू टर्न ले सकते हो। मुझे अपने माता और पिता को बदलने में 20 वर्ष लगे। दोस्तों, भाई और बहनों, एक जीवन का अनुभव बताता हूं। आप कुछ मत कीजिए, आप केवल जीवन में आध्यात्मिकता धारण कीजिए, आपकी संतान में ऑटोमेटिकली वो प्रोपोगेट करेगी। शराबी का बेटा शराब पीने से पहले सोचता नहीं, क्योंकि मालूम है पिताजी पीते हैं। अनुभव के आधार से कह रहा हूं। लेकिन अगर पिताजी शराब नहीं पीते, बेटा 10 बार सोचेगा पी के घर कैसे जाऊंगा। ओम शांति, धन्यवाद। तो आप सब लोग जो है अपना 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा 3 दिन के लिए, दीदी जो भी आपको सेंटर का एड्रेस बताएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है, इतना तो आप मानेंगे मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छा थोड़ी ऊंची आवाज में बोलो, पीछे से आवाज नहीं, हाँ या ना? तो सेंटर पर 3 दिन जाइएगा, 3 दिन राजयोग मेडिटेशन का कोर्स करिएगा। प्री मैच्योर इवैल्यूएट मत कीजिएगा,
3 दिन कोर्स करिएगा, 6 दिन उसकी घर में प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि मुझे इसके साथ जाना है या फिर कुछ और चुनना है जीवन में। मैं आपको कहता हूं कि बस केवल आपने अगर 7, 6 और 3 कितने 9 दिन हो गए, 9 दिन भी अगर आपने इसकी अनुभूति कर ली, आई एम डैम श्योर देयर विल बी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ, प्रोवाइडेड यू डू इट विद कमिटमेंट, कमिटेड होकर, और कमिटमेंट में भी कमिटेड होना है। नहीं तो हम सोचते कल से मैं वॉक पे जाऊंगा, फिर 2 ही दिन जाता हूं, फिर 3 दिन के बाद बीवी को उठाना पड़ता है, तो हम कमिटेड नहीं हैं। ओम शांति, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े दीदी बीके शीला दीदी जी का, अपने शांता दीदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया यहाँ आने का और आप सबके सन्मुख रहने का और आपको अपना अनुभव सुनाने का कि कैसे हमने अपने जीवन में समस्याओं का समाधान किया। और साथ ही साथ सभा में पधारे सभी विशेष अतिथिगण अथवा जितने भी लोग इस सभा में आए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। ओम